Good morning, dear students. Let's discuss today Hess's law and its utility in Born-Haber cycle. Let's try to understand what is Hess's law of constant heat summation. According to this law, if a chemical reaction can be made to take place in number of ways in one or in several steps, the total enthalpy change is independent of intermediate steps involved in the change. Let's make it simple. Suppose A is getting converted into B. Okay, and this is enthalpy change when a reaction is occurring and A is getting converted into B. In simple language, if I will like to make you understand about the Hess's law, it only says कि A से B का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो जो इंथैल्पी चेंज है, अगर यही रिएक्शन डिफरेंट स्टेप्स में होगा तो जितने भी इंथैल्पी चेंज होंगे उन सब को हम ऐड कर देंगे और वही हमारा टोटल इंथैल्पी चेंज होगा. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ए से बी बन रहा है तो इंथैल्पी चेंज हमारा आया डेल्टा एच. अब सपोज ये ए से बी डायरेक्ट ना बन करके ए से पहले एक्स बना, एक्स फिर पहले उसके बाद वाई में कन्वर्ट हुआ और वाई के बनने के बाद फिर हमारा बी बना. ओके, तो ये दो स्टेप हो गए. एक तो ए से बी डायरेक्टली बन गया तो वो हुआ हमारा डेल्टा एच, लेकिन ए से जब एक्स बना तो हमारा यहाँ पे कोई डेल्टा एच इंथैल्पी हुई. फिर इंटरमीडिएट एक्स से वाई बना तो ये हमारा समझ लीजिए डेल्टा एच 2 हो गया, और वाई से बी बना ये हो गया हमारा डेल्टा एच 3. तो हेसेस लॉ इज़ ओनली सेइंग कि जो टोटल इंथैल्पी ए से बी बनने में जो इंथैल्पी चेंज मिला है, अगर वो सेवरल स्टेप्स में वो रिएक्शन हो रहा है तो भी हमारा उसका जो समेशन होगा वो उसके इक्वल होगा. मीन्स जो ये डेल्टा एच है वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. दिस इज ओनली हेसेस लॉ. Okay, this is only saying that here it is written easily. The total enthalpy change of a reaction is the same regardless of whether the reaction is completed in one step or in several steps. So we will just add up all the enthalpies and that will be our total enthalpy. That is this only is the constant heat summation. Now let's understand this with an example. Suppose carbon is combining with oxygen and carbon dioxide is being formed. ओके, सिंपल रिएक्शन, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है. ये एक सिंपल रिएक्शन हो गया और ये हमारा डेल्टा एच हो गया यहाँ पे -93 किलो जूल पर मोल. ओके, ये एक सिंपल रिएक्शन. सपोज ये रिएक्शन एक स्टेप में ना हो करके डिफरेंट स्टेप में हुआ. पहले कार्बन ने सिर्फ हाफ ऑक्सीजन लिया और बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड. फिर इस कार्बन मोनोऑक्साइड ने लिया हाफ ऑक्सीजन और तब इसने बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो यहाँ पे हमने बोला कि 93 किलो जूल पर मोल है, तो ये डेल्टा एच यहाँ इस स्टेप में आप ले लीजिए कि ये -68 किलो जूल पर मोल है, और ये इस सेकेंड स्टेप में हमारा यूटिलाइज हो रहा है -25 किलो जूल मोल इनवर्स. तो टोटल एच इज़ योर -93 किलो जूल पर मोल. ये रफली डेटा है, डोंट टेक इट एज अ स्टैंडर्ड वन. ओके, तो -68 और ये -22 दोनों एडअप होकर के 93 किलो जूल पर मोल होगा. दिस ओनली इज हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन Born-Haber cycle. Let's see. Suppose hydrogen is combining with sodium is combining with chlorine. Let's write a reaction. Let's see the formation of sodium chloride. Na plus Cl2 gives out NaCl.
अगर आपको याद हो, हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन जब बात किया था तो हमने कहा था जब 1 मोल आपका NaCl बन रहा है सॉलिड, तो उसमें हमारा लग रहा है सोडियम 1 मोल और क्लोरीन का हाफ लगेगा, तब हमारा 1 मोल बनेगा, तभी हम इसे हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। हाफ मोल आपका क्लोरीन गैस का लग रहा है। ओके, रिएक्शन इज सिंपल, क्लियर है। अब ये रिएक्शन, ये तो सिंपल हो गया, Na प्लस हाफ Cl2 NaCl बन गया। लेकिन ये रिएक्शन अगर डायरेक्टली अगर नहीं हुआ तो कैसे होगा? ये सोडियम जो गैस सॉलिड स्टेट में है, ये पहले सोडियम आपका गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट इट विल लूज एन इलेक्ट्रॉन ये लूज करके बना लेगा सोडियम आयन। ओके, अब चलिए क्लोरीन के पास। क्लोरीन हमारी जो गैस है, ये पहले हाफ क्लोरीन है। क्लोरीन अगर है तो हमें जब 1 मोल लेना है तो हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये हमारा पहले क्लोरीन एटम मिलेगा गैसीय स्टेट में हमें, फिर ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इट विल गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम क्लोराइड आयन। नाउ दिस सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन विल कंबाइन एंड इट विल गिव यू सोडियम क्लोराइड। ओके, सिंपल। अब देखिए इसमें कितने स्टेप्स हो रहे हैं। इफ दिस साइकिल इज फॉलोइंग हेसेस लॉ, तो फिर इसमें क्या होना चाहिए? अब सोडियम से हमारा सॉलिड से सोडियम एटम बन रहा है, तो हम इसे बोल देते हैं डेल्टा H एटोमाइजेशन। एटम बन रहा है तो एंथैल्पी चेंज ये हो जाएगा डेल्टा H एटोमाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा सोडियम गैस से सोडियम आयन बन रहा है, तो हम इसे बोल देंगे डेल्टा H आयोनाइजेशन। अब क्लोरीन के पास चलते हैं। क्लोरीन भी आपका गैस से पहले एटम में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ भी एक हो गया, हमें मिल गया डेल्टा H एटमाइजेशन। फिर क्लोरीन गैस आपकी इलेक्ट्रॉन लेकर के बनाई क्लोरीन आयन, तो यहाँ पे हो गया डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन। ओके, डेल्टा एंथैल्पी जो है यहाँ पे, एंथैल्पी चेंज जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन है। अब ये Na प्लस और Cl माइनस ये दोनों मिल करके बना रहे हैं NaCl सॉलिड। इफ़ यू कैन रिमेंबर, ये हमारा एक लैटिस, व्हेन सॉलिड की बात हम करते हैं तो दिस इज़ योर डेल्टा H लैटिस। तो ऑन ऑल इज, अगर डेल्टा H हमें निकालना है, डेल्टा H फॉर्मेशन, तो हम उसमें एडअप करते जाएंगे। लेट मी राइट इट इन ऑन द क्लियर पेज। डेल्टा H फॉर्मेशन हमें निकालना है तो ऑफ NaCl, तो हम सबसे पहले लिखेंगे डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन एटम, सोडियम एटम, सीक्वेंस से चलेंगे। डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ सोडियम एटम, फिर उसका आया था डेल्टा H आयोनाइजेशन, अगेन दिस ऑफ सोडियम एटम, फिर हमारा आएगा प्लस डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन एटम, फिर आएगा डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ क्लोरीन एटम, और प्लस डेल्टा H लैटिस एनर्जी। तो आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं। इनमें से कोई भी 5 दिया रहेगा, 6 पूछेगा तो क्या आप निकाल सकते हैं वेरी इजीली। तो दिस type of questions only can come in your exam. So this is the application of Hess's law. It is explaining the Born-Haber cycle, and these enthalpies will be given to you. So you can if from 6 and if 5 is given, you can easily calculate the 6th one. Okay, this was all about this topic. Okay, thank you so much children.